लगभग हम सब जानते हैं कि आखिरकार अगर हम किसी कंप्लीट साइकिल में करंट की वैल्यू निकालें या वोल्टेज की वैल्यू निकालें तो उसकी वैल्यू कंप्लीट साइकिल में जीरो देखने को मिलती है। मतलब एक साइकिल में करंट की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू जीरो होती है। लेकिन ऐसा पावर के साथ नहीं होता है। ऐसा पावर के साथ क्यों नहीं होता उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बात बता दें, किसी सर्किट में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पावर, करंट एंड वोल्टेज। और हम जानते हैं कि करंट की एंड वोल्टेज की वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल में जीरो आती है, लेकिन पावर की वैल्यू नॉन जीरो आती है। इसी के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम एक मानते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है, इसके अक्रॉस हमने देखा कि वोल्टेज लगाया ई नॉट साइन ओमेगा टी, कन्फर्म है। और हम देखते हैं कि इसमें करंट जो फ्लो हो रहा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। देखो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 लेके चल रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास सर्किट है वो बेसिकली इंडक्टिव सर्किट है। कौन सा सर्किट है? इंडक्टिव सर्किट है। जैसे हम मान के चलते हैं कि मान लो हमारे पास एक हीटर है। हीटर वही जो हम लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं, कई लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं। मान लो हमारे पास एक हीटर है। उस हीटर को हमने मान के चला कि उसे हमने अपने घर की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, और जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो बेसिकली एसी सप्लाई आती है। तो उसकी इक्वल टू वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो, जब हमने स्विच को ऑन किया तो बेसिकली ये क्या होगा, गर्म होगा, इसमें से हीट रिलीज होगी। अब ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना। और हम देखते हैं कि आखिरकार पावर होती क्या है। देखो, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब कि पर सेकंड या पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हो रही है या फिर कितनी कन्वर्ट हो रही है, उसी को बेसिकली हम पावर कहते हैं। हम क्या देखते हैं कि आखिरकार जो हमारे पास घरों में हीटर होता है वो बेसिकली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। पर यूनिट टाइम अगर हम निकालें कि आखिरकार पर यूनिट टाइम कितना कंजप्शन हो रहा है, मतलब जैसे मान के चलते हैं हमारे पास 10 वाट है, तो इस 10 वाट का मतलब ये है कि एक सेकंड में 10 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है। या फिर हम कह सकते हैं कि एक सेकंड में 10 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो ये सिंपल सी हमारे पास इक्वेशन रही है। देखो, अगर हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस करंट है, तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर की भी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करने वाले, हम निकालने वाले इंस्टेंटेनियस पावर की एक्सप्रेशन, मतलब इक्वेशन। तो बेसिकली पावर इक्वल टू क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। देखो, हम क्या करते हैं कि इन दोनों को साथ में लिख लो, ई नॉट आई नॉट, और हमारे पास आ जाता है साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस 5। एक ट्रिग्नोमेट्री की तुम्हें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जिसको अगर ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आती हो, चाहे वो बायो से हो या मैथ से हो, तो बता दूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी बेहतरीन एक मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है जहां तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, अब हम बढ़ते हैं आगे। एक तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 साइन ए साइन बी इस इक्वल टू जो होता है वो होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसको अब याद रखना। देखो, हम इसलिए क्या करते हैं कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू होता है ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस 5। देखो, हमारे पास जो इतनी सी क्वांटिटी है इसको बेसिकली हम बोले देते हैं क्या, बी, और इसको हम बोले देते हैं ए। तो हम क्या करेंगे, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, तो देखो इसमें कन्वर्ट करो, कॉस ए की वैल्यू बोलो ओमेगा टी माइनस बी की वैल्यू बोलो ओमेगा टी माइनस 5।
फिर लगा माइनस कॉस, ए की वैल्यू बोलो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर, देखो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी और ये माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया cos 5। यहाँ बेसिकली माइनस ही लगे रहने दो, देखो ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। तो हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस पावर की जो जनरल एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है E0 I0 अपॉन 2 cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर भैया हम जो हमने यहाँ माइनस लिया है अगर हम यहाँ प्लस लेके चलते तो क्या चेंजेस आते। देखो अगर यहाँ प्लस लेके चलते तो बेसिकली ए वाली क्वांटिटी प्लस हो जाती, तो ए वाली क्वांटिटी माइनस हो जाती है। एक बात बताएं, cos -5 का अगर तुम आंसर निकालोगे तो cos 5 ही आता है। तो मतलब चाहे यहाँ माइनस रखो या प्लस रखो, आंसर तुम्हें cos 5 ही देखने को मिलता। देखो अगर तुमने यहाँ क्या लिया है प्लस लेते तो यहाँ प्लस हो जाता, तो यहाँ प्लस हो जाता, तो यहाँ प्लस हो जाता, तो यहाँ प्लस हो जाता। सिंपल सा इतना सा चेंजेस देखने को मिलता है। देखो ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली बताता है कि इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू क्या है। लेकिन हमारा हमेशा से एक इंटरेस्ट रहता है कि हम एक कंप्लीट साइकिल में पावर की वैल्यू निकालना चाहते हैं। कोई भी अगर हम क्वांटिटी निकालते हैं तो एक कंप्लीट साइकिल में निकालते हैं कि अगर हमें कंप्लीट साइकिल में नॉलेज हो गई है तो पूरी टाइम में निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो तो बेसिकली क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन, ये मान लो ग्राफ है, एक कंप्लीट साइकिल में हम लोग निकालने वाले हैं। देखो अब तुम्हें एक चीज़ बता दें कि चाहे तुम साइन बनाओ और चाहे तुम कॉस बनाओ, इसकी अगर तुम एवरेज वैल्यू निकालोगे कंप्लीट साइकिल में तो इसका आंसर हमें तुम्हें 0 ही देखने को मिलेगा। घबराओ नहीं, मुझे पता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान यही होते हैं। तुम्हारी एक एक डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये रख ली है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या देखा है कि इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू होता है E0 I0 अपॉन 2 cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। ये रहा हमारे पास आंसर। ये है इंस्टेंटेनियस पावर। इसकी निकालनी तुम्हें एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कब? एक कंप्लीट साइकिल में। तो बेसिकली जो भी हम ग्राफ बनाएंगे, जो भी इक्वेशन बनाएंगे, वो किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। इंपॉर्टेंट बात ये है। तो बता दें अगर तुम cos 5 का तुम एवरेज वैल्यू निकालते हो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसकी जो ये जो cos 5 है ना, ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें तुम्हें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तुम cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 अगर तुम इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हो कंप्लीट साइकिल में तो इसकी वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि P एवरेज मतलब एवरेज पावर इन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू E0 I0 अपॉन 2 cos 5 माइनस 0। तो आ गया आंसर E0 I0 अपॉन 2 cos 5। अब किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अगर हम आई एवरेज की वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। अगर हम वोल्टेज की एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। लेकिन जो हमारे पास पावर की वैल्यू आती है ना, एवरेज पावर की कंप्लीट साइकिल में, वो आती है E0 I0 2 cos 5 के बराबर। ऐसा क्यों? तो मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जो मैंने लिया था कि जो हम घरों में हीटर यूज़ करते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि आखिरकार उसने कंप्लीट साइकिल में तुम्हें गर्मी दी है और अगली इस हाफ साइकिल में वो अपनी तरफ एनर्जी खींचेगा। नहीं होता ना। हर पल क्या होता है? तुम्हें हीट ही मिलती है। तो इसलिए एक क्वांटिटी हमें नॉन जीरो देखने को मिलती है। कंफर्म है? तो हमारे पास इसलिए वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब देखो इसके आगे कोई भी कठिन चीज़ नहीं है।
अब बेसिकली जो भी हमें करना हो कन्वर्जन करना है, तो हम क्या जानते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। देखो हम क्या जानते हैं कि ई आर एम एस इस इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन √2, या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ई नॉट इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू √2। और ऐसी सेम टू सेम कहानी होती है आई आर एम एस की। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। तो हम बात करते हैं कि आई नॉट इज इक्वल टू आई आर एम एस √2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। तो अब तुम्हें क्या करना, सिंपल सा काम करना है कि पी एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट ई आर एम एस √2 और आई नॉट इज इक्वल टू आई आर एम एस √2, और ये हो गया है cos फाई अपॉन 2। देखो ये करोगे ई आर एम एस आई आर एम एस √2 इंटू √2, आंसर आता है 2 अपॉन 2 cos 5। देखो ए वाला हो गया कैंसिल, तो पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस cos 5। इस बात को थोड़ा याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। कहीं बहुत से क्वेश्चन इसी पे आते हैं, क्योंकि जो भी तुम्हें क्वांटिटी दी जाती है, जो तुम्हारे घर में 220 वोल्ट आता है, वो बेसिकली ई आर एम एस हम यूज़ करते हैं, वो ई आर एम एस वैल्यू होती है। अगर बेसिक डाउट्स क्लियर नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरी प्लेलिस्ट देखें, हर एक डाउट्स तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा है कि पी एवरेज इज इक्वल टू आई आर एम एस ई आर एम एस cos 5। देखो इसको इफेक्टिव भी बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। ये जो तुम्हारे पास क्वांटिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। क्यों, क्योंकि देखो आई आर एम एस की वैल्यू भी कांस्टेंट है, ई आर एम एस की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। जो भी तुम्हारे साथ कुछ नौटंकी होगी वो यहाँ से तुम्हें देखने को मिलेगी। और तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात और बता दें कि अगर तुम आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस करते हो तो बेसिकली इसे हम लोग बोलते हैं एपरेंट या फिर वर्चुअल पावर। क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर। अगर तुम एपरेंट पावर को रियल पावर में कन्वर्ट करना हो तो बेसिकली cos 5 का हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। आखिरकार किसी के दिमाग में आ रहा है cos फाई क्या है, तो फाई वही है जो करंट एंड वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस था। बताएंगे, घबराओ नहीं, बिल्कुल बहुत आसान है। देखो अभी तक हम क्या देख चुके हैं कि पी एवरेज इज इक्वल टू आई आर एम एस ई आर एम एस इंटू cos 5। ये अगर तुम आई आर एम एस ई आर एम एस करते हो तो इतनी से जो आंसर आता है इसे बोलते हैं एपरेंट पावर। अगर तुम्हें ट्रू या फिर रियल पावर चाहिए है तो तुम्हें cos 5 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब देखो, अब जो डिपेंडेंसी है वो इसके ऊपर आ रही है। जो फाई की वैल्यू होगी वही डिसाइड करेगा कि पावर की वैल्यू मिनिमम होगी या फिर मैक्सिमम होगी। तो हमें 3 कंडीशन देखने को मिलती है कि आखिरकार अगर कोई सर्किट होगा, 3 ही चीज़ों में से कोई एक होगा कि वो रेजिस्टिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है या फिर इंडक्टिव सर्किट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो हमने एसी सर्किट लिया है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। तो बता दें प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है कि जो cos 5 की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब होता है करंट एंड वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, मतलब फाई की वैल्यू 0 होती है। इस तरीके से बोल सकते हैं कि नो फेज डिफरेंस, या बोल सकते हैं कि करंट एंड वोल्टेज दोनों एक ही फेज में होते हैं। तो यहाँ पी एवरेज की वैल्यू हमें देखने को मिलती है, वो आती है आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस। कन्फर्म, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। अगर कोई सर्किट हो प्योर कैपेसिटिव, क्या हो, प्योर कैपेसिटिव, तो प्योर कैपेसिटिव में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि आखिरकार देखो करंट वोल्टेज से π/2 आगे होता है। तो बेसिकली फाई की वैल्यू जो देखने को आती है वो देखने को मिलती है π/2। क्या मिलती है, π/2। अब देखो
हमने क्या बोला है कि इसमें तो बेसिकली हम माइनस प्लस से cos फाई में कोई अंतर नहीं होता है, सेम तुम्हें वैल्यू देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं आगे की कि आखिरकार पी एवरेज की वैल्यू क्या होगी। तो पी एवरेज की वैल्यू निकलेगी IRMS ERMS इंटू cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि आखिरकार किसी प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पी एवरेज की वैल्यू 0 होती है। अगर कोई सर्किट हो प्योरली क्या इंडक्टिव सर्किट, तो इंडक्टिव में क्या होता है कि करंट से वोल्टेज पाई बाई 2 आगे होता है, तो फाई इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2। तो आई एवरेज की वैल्यू निकालोगे IRMS ERMS इंटू कॉस पाई बाई 2, इसकी वैल्यू भी 0 देखने को मिलती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर सर्किट इंडक्टिव हो प्योरली या प्योरली कैपेसिटिव हो तो पी एवरेज की वैल्यू 0 के बराबर होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। आखिरकार अगर कोई सर्किट ऐसा सर्किट हो जो हो LCR सर्किट, मतलब ना ही वो प्योरली रेजिस्टिव हो, ना ही प्योरली कैपेसिटिव हो, ना ही प्योरली इंडक्टिव हो, तो यहाँ हमें पावर की वैल्यू देखने को मिलती वो होती है पी एवरेज इज इक्वल टू ERMS IRMS और cos 5। इस 5 में ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि जो बेसिकली फेज़र डायग्राम बनता है ना इस तरीके से कि R यहाँ होता है, Z यहाँ होता है, XL यहाँ होता है और XC यहाँ होता है, इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये फाई होता है। और पढ़ बेटा पढ़ हार्ड बुक, cos फाई क्या होगा, cos फाई इज इक्वल टू बेस R अपॉन Z हाइपोटेन्यूज। और हम क्या जानते हैं, Z होता है इम्पीडेंस और Z की वैल्यू होती है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, और XL की वैल्यू होती है ओमेगा L और XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन T या फिर 2 पाई F। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब एक टर्म तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलेगा जिसका नाम होता है वाटलेस करंट। तो आखिरकार कौन सा करंट वाटलेस करंट होता है, तो बता दें कि हम उस करंट को किसी ऐसी सर्किट में वाटलेस करंट बोलते हैं जब पी एवरेज की वैल्यू 0 हो जाती है। तो समझे आखिरकार पी एवरेज की वैल्यू 0 कब होती है, वो हमने देखा कि जब सर्किट प्योरली कैपेसिटिव हो या फिर इंडक्टिव हो। अब एक क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि आखिरकार पी एवरेज की वैल्यू क्या होगी जब कंडीशन हो रेजोनेंस की। रेजोनेंस मतलब होता है कि XL इज इक्वल टू XC, या फिर बोल सकते हैं कि BL इज इक्वल टू BC, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इस समय करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो यहाँ जो पी एवरेज की वैल्यू होगी, पी एवरेज इज इक्वल टू IRMS ERMS और cos 5। तो जो रेजोनेंस कंडीशन होती है उसमें XL इज इक्वल टू XC के बराबर होता है, जिसकी वजह से जो LCR सर्किट होता है वो प्योरली रेजिस्टिव की तरफ वर्क करता है। कैसा वर्क करता है, प्योरली रेजिस्टिव की तरफ वर्क करता है। तो फाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। क्यों, क्योंकि वोल्टेज एंड करंट दोनों एक ही फेज में होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पावर की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो रेजोनेंस कंडीशन में होती है। तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने पावर के बारे में डिस्कशन किया, हमने वाटलेस करंट के बारे में डिस्कशन किया, और हमने पावर फैक्टर के ऊपर ही बात की। तो इसको ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं, इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। एक बात और बता दें कि जैसे जैसे फाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पी एवरेज की वैल्यू घटती जाएगी। इस बात को थोड़ा याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें बहुत जगह काम आएगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे डाउट्स तुम्हारे यहाँ से और भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर R एंड L का कॉम्बिनेशन है, मतलब रजिस्टर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन है। तो देखो हमने बेसिकली क्या कर दिया है, इसमें हमने रेजिस्टेंस लगा दिया और एक लगा दिया है इंडक्टर, और इससे हमने एक AC सप्लाई अप्लाई कर दी है।
तो उसकी वैल्यू है E = 200 साइन 300t। कन्फर्म। जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। जो इंडक्टर है इसकी वैल्यू है 800 मिली हेनरी। मिली मतलब होता है 10⁻³ हमें क्या करना है कि हमें इस सर्किट का इम्पीडेंस निकालना है, मतलब जेड की वैल्यू निकालनी है। और हमें क्या करना है कि हमें इसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट मतलब I0 मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। जो तीसरा है हमारे पास वो निकालना है पावर फैक्टर मतलब cos फाई की वैल्यू निकालनी है। चलो धीमे धीमे करते हैं, सारा तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो अगर इसे हम जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं E0 साइन ओमेगा टी, तो E0 की जो वैल्यू है वो है 200 वोल्ट और जो ओमेगा की वैल्यू है वो है 300 और ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf = 300। जो क्वांटिटी यूज़ होती जाएंगे उसको हम लोग आगे आगे यूज़ करते जाएंगे। ओमेगा इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। देखो सबसे पहले क्या करना, मैं इम्पीडेंस निकालो। तो इम्पीडेंस का जनरल फॉर्मूला याद रखना, Z = R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। बेसिकली इसके अंदर तो ये वाला क्वांटिटी इसको 0 रख लो, तो Z = हमारे पास बन जाता है R² प्लस XL का स्क्वायर और XL = होता है ओमेगा L का स्क्वायर। तो इसके अंदर हम क्वांटिटी रखते हैं, R की जो वैल्यू है वो है 10 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू है ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 300 और L की वैल्यू है 800 मिली हेनरी। तो जब हम इसे सॉल्व करके लाते हैं तो हमारे पास जो आंसर देखने को मिलता है Z = आता है वो आता है 240.2 ओम। इम्पीडेंस की यूनिट ओम होती है। अब जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है इसकी पीक वैल्यू निकालनी। तो देखो जैसे B = IR यूज़ करते हैं, इसी तरीके से B0 = I0 × Z यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई गई है, B0 की वैल्यू हमें पता है, मतलब B0 क्या है, E0 है, I0 की वैल्यू निकल आएगी। I0 = B0/Z। इसकी वैल्यू बोलो क्या है 200, Z की वैल्यू 240.2। तो हमें आंसर देखने को मिलता आता है 0.832 एम्पियर। ये क्या है, पीक वैल्यू अब किसकी, करंट की है। अब हम बढ़ते हैं आगे, पावर फैक्टर की वैल्यू आती है। देखो पावर फैक्टर होता है cos 5। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक जनरल ट्रायंगल याद रखना चाहिए, वो इस तरीके से है RZ XL माइनस XC। अब तुम्हारे पास ए वाली क्वांटिटी तो नहीं है, सिर्फ है XL है। cos 5 = क्या होता है, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है R, हाइपोटेन्यूस क्या है Z। तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, Z की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो आती है 240.2। तो हम जो सॉल्व करके आते हैं तो cos 5 की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.041। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया जो हमारे पास ये सर्किट है इसके अंदर कोई ना कोई तो करंट फ्लो हो रहा होगा, इस करंट की जनरल इक्वेशन क्या होगी। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास एक कौन सा सर्किट है इसमें रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस है, तो इसका मतलब है ये ना प्योरली रेजिस्टिव होगा और ना ही प्योरली इंडक्टिव होगा। ये दोनों चीज़ों का क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो तो I = जो होगा वो होगा I0 साइन ओमेगा t -5। तो यहाँ रखो I0 की वैल्यू हमने निकाल ली है, जिसकी वैल्यू हमारे पास देखने को मिल रही थी वो आ रही थी 0.832 साइन ओमेगा की वैल्यू है कितनी है 300t -5। अब 5 की वैल्यू तुम इस तरीके से निकाल सकते हो, 5 = cos इनवर्स 0.041। तो ये रख दो cos इनवर्स 0.041, इसकी वैल्यू रखोगे कैलकुलेटर से तुम्हें आंसर देखने को मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए होंगे। कंफर्म है, कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना, दिमाग लगाना और सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे।